एनालिसिस करके देखूं तो 2014 में 100 सीटें पार, 2019 में 100 सीटें पार और 2024 में भी 100 सीटें पार। तो देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अपना झंडा तो गाड़ा है, लेकिन एक चीज है कि शपथ ग्रहण में इतनी देरी क्यों हुई? बहुत सारी खबरें आती रही, बहुत सारी कहानियां बनती रही, कई किस्से भी बने। अंदर की बात क्या है? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ये 2014 से लगातार मोदी जी के साथ रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी को महाराष्ट्र के लोग बहुत चाहते हैं। ये ठीक है कि लोकसभा में कोई नैरेटिव हमारे खिलाफ चला गया और हम तैयार नहीं थे उसको रोकने के लिए, हमारी तैयारी कम पड़ गई, तो 0.3% हमारा वोट कम रहा और उसके कारण हमको बहुत सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन हम लोग इस बार सजग थे, हमने पूरी कोशिश की और इसके चलते हमको बहुमत भी मिला। ठीक है, 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का निर्णय करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, जब 2004 में भी कांग्रेस एनसीपी बहुमत में आई थी और अच्छे बहुमत में आई थी तो उनको 13 दिन लगे थे, 2009 में भी उन लोगों को 9 दिन लगे थे। तो ऐसा कोई बहुत इनऑर्डिनेट डिले हुआ ऐसा नहीं है। पर थोड़ा डिले तो हुआ, शिंदे जी भी किसी बात पे नाराज चल रहे थे। मैं ऐसा नहीं मानता कि शिंदे जी नाराज चल रहे थे, क्योंकि हमारी जब मीटिंग दिल्ली में अमित शाह जी के साथ हुई उसी समय शिंदे जी ने कहा कि मैं ये समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी के इतने लोग चुनकर आए हैं कि आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रकार से उन्होंने उस समय कंसीड कर दिया था और बाद में मैंने भी उनको ये कहा कि सरकार हम बनाएंगे तो आपने सरकार में रहना चाहिए। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना तब मुझे भी लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कहा तो मैंने किया, पर मेरे ध्यान में आया कि तब जब आपको उप मुख्यमंत्री बनना था, जब पार्टी का आदेश आया आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तब आपके मन में क्या विचार आया था, अगर आज बता पाए तो आप? देखिए, मेरे को एक ही डर था, मैं तो पार्टी का लॉयल सिपाही हूं। एक ही डर था, मुझे लगता था कि लोग कहेंगे कि सत्ता के लिए कितना लालची आदमी है जी। कल तक मुख्यमंत्री था, आज उप मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि पार्टी का कहना सही था। देखिए, जो पार्टी का प्रमुख होता है वो अगर सरकार के बाहर रहे तो सरकार ठीक नहीं चलती और पार्टी भी ठीक नहीं चलती। और वही मेरा एक्सपीरियंस मैंने शिंदे जी को भी कहा। मैंने कहा देखिए, आप पार्टी के मुखिया है, आपको पार्टी चलानी है, आप सत्ता के बाहर रहेंगे तो आपके जैसे पार्टी के को चलाने के लिए सत्ता के माध्यम से जो निर्णय करने पड़ते हैं, जो एक प्रकार से लोकाभिमुखता लानी पड़ती है, वो नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने भी उसको मंजूर किया। तो आप, क्योंकि इस दौरान क्योंकि डिले हो रहा था तो बड़े सारे मीम्स बन रहे थे, तो आपने भी कोई मीम देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने कई मीम्स देखे और मुझे बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत एंटरटेनिंग था। इतना नहीं, हम तीनों ने साथ में बैठकर भी कई मीम्स देखे और खूब उसके ऊपर हंसे। एक मीम मुझे याद आता है कि जिसमें अजित पवार जी कुर्सी पर बैठे, उसके पीछे उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और बाजू मुख्यमंत्री की कुर्सी रखी हुई है खाली, और वो बोल रहे अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट ही हूं। जी जी। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे जी का उस कार्ड में उनका नाम नहीं था, तो उसको लेकर भी एक विवाद शुरू हो गया? नहीं, ऐसा कोई कार्ड ही नहीं बना था, पर एक कंट्रोवर्सी हुई ना 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 ना, ऐसा कोई कार्ड नहीं था। ये तो लोग क्या बना के क्या डालते हैं। लोगों ने तो मेरे साइन के 10 ये एमएलए को मंत्री बनाओ ऐसे राज्यपाल को रिकमेंडेशन भी दिखा दिया। जी, ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है। कार्ड जो बना नियम के अनुसार बना, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम होता है, उप मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स ऐसा होता है, उसी प्रकार से कार्ड बना था। कार्ड वार्ड की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हाँ, उनके यहाँ जो मेजॉरिटी लोग थे वो चाहते थे कि शिंदे जी सरकार में जाए। एक छोटा माइनॉरिटी का तबका ऐसा भी था जो कह रहा था कि वो न जाए और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हो। तो शिंदे जी ने सबसे बातचीत की और उसके बाद ये तय किया कि वो जाएंगे। तो उसमें थोड़ा समय गया, लेकिन उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्लैरिटी थी। मतलब अभी भी सरकार के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, तीनों के बीच बिल्कुल समन्वय है, पूरा समन्वय, कोऑर्डिनेशन है 100%। जी। संजय राउत ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला अब धीरे धीरे बीजेपी जो है वो शिंदे जी की भी पार्टी को समाप्त कर देगी और बीजेपी ने अपना फायदा ले लिया है। हाउ डू यू टेक इट? पहली बात तो यह है कि मैं संजय राउत के बयानों पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता। पर वो बयान तो डेली, इसका कारण मैं बताता हूं कि हर नेता ने अपना स्तर तय कर लेना चाहिए
और मुझे लगता है कि संजय राउत के बयानों पर हमारे प्रवक्ता रिएक्ट करें। उद्धव जी कुछ कहे तो मैं रिएक्ट करता हूं। और जहां तक इस बयान का सवाल है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी समाप्त करने का उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। शिवसेना की हालत किस लिए हुई, जरा शिवसेना के नेताओं से पूछ लो, वो आपको बताएंगे। शिवसेना ने उबाटा सेना, जी, उबाटा सेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। लेकिन एक जो कटुता आई है महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 साल के अंदर, 2019 का जब मैंडेट आपका और शिवसेना का आया और शिवसेना ने आपको छोड़ दिया और वो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ चली गई, जो कटुता आई है, क्या आपको लगता है वो खत्म हो सकती है, अब वो थोड़ी माइल्ड डाउन हो सकती है? नहीं, होनी चाहिए। देखिए, 2019 तक महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत संवाद था। 2019 के बाद ये संवाद कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, पर बहुत कम हुआ, जो मैं नहीं मानता कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए। और कम से कम महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति ऐसी नहीं थी। तो मेरा अपना प्रयास है कि मैं इस संवाद को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। अभी जब मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, मैंने स्वयं माननीय शरद पवार जी को, माननीय उद्धव ठाकरे जी को, माननीय सुशील कुमार शिंदे जी को, माननीय पृथ्वीराज चौहान जी को सामने से फोन करके निमंत्रित किया। आपने फोन किया? फोन करके निमंत्रित किया जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हमें निमंत्रण ही नहीं मिला था। नहीं, मैंने स्वयं फोन करके निमंत्रित किया और उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। उनकी कोई अपनी कठिनाइयां थी, इसलिए उन्होंने कहा हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग होगा। सभी की कठिनाइयां थी, इतनी कटुता हो गई कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं वो दृश्य मुझे याद है, 2019 में उद्धव ठाकरे सीएम बने और आप उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में गए थे। मैं गया था, लेकिन कोई भी नहीं आया विपक्ष से। देखिए, आखिर हर एक की अपनी सोच होती है। मुझे लगता है कि किन्हीं कारणों से उनको आना गवारा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है। और आगे भी देखिए, भले ही विपक्ष की संख्या कम होगी, उनकी संख्या के आधार पर उनका आकलन मैं नहीं करूंगा। मैं लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को भी सुनने की कोशिश करूंगा और जो सही बात वो कहेंगे उसको मानने की कोशिश भी करूंगा। जी, लेकिन मैं कटुता की बात कर रहा था। कटुता इतनी थी इस चुनाव के अंदर कि आप पे निजी हमले हुए, आपके परिवार पर निजी हमले हुए। दुख होता है आपको इस बात का? देखिए, दुख तो होता है, लेकिन मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे पर्सनली टारगेट किया, मेरे परिवार को टारगेट किया, इससे एक नेचुरल सिंपैथी जनता के मन में मेरे प्रति तैयार हुई। हर चीज के लिए आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हो, लोगों के भी ध्यान में आया कि ये अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है। उसकी एक सिंपैथी मुझे मिली और साथ साथ मुझे एक आत्मबल भी मिला कि मुझे लड़ना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे जीतना है। तो ये जीतने का जज्बा इन लोगों ने मेरे बीच तैयार किया। तो आपको लगता है जो आपको गाली दे रहे थे वो आपका जज्बा तैयार कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ताकत मेरी खड़ी होगी। जी, कांग्रेस ने एक बात ट्वीट करी और कहा कि जो बीजेपी ने विज्ञापन दिया शपथ का, उसमें बाला साहब की फोटो नहीं थी, उसको लेकर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। साधारणतः वो जो विज्ञापन है वो सरकार का विज्ञापन था। सरकार के विज्ञापन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम तैयार किए। जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सिवा दूसरा फोटो उसमें नहीं रख सकते आप। किसी मिनिस्टर का भी फोटो रखना तो इवेंट का फोटोग्राफ हो सकता है, बाकी वैसा फोटोग्राफ नहीं रख सकते। और फोटो की बात नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में है। फोटो की जरूरत नहीं, हमारे दिल में वो बैठे। जी, शपथ के बाद